हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते बेटा, कल अपना मैथमेटिकल लॉजिक स्टार्ट किया था अपन ने, और लॉजिकली इक्विवेलेंस और टॉटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन हो गया था। ओके, कल के वीडियो से जो भी खत्म हुआ है वहां तक, वहां से अभी कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा क्वांटिफाइड। दूसरा टॉपिक है बेटा क्वांटिफाइड। वी हैव टू टाइप्स। ओके, दो टाइप का क्वांटिफाइड है। एक है बेटा फॉर ऑल और दूसरा एसेंशियल। फॉर ऑल मतलब ऑल वैल्यूज, इसको फॉर ऑल बोला जाता है, और एसेंशियल मतलब एनी वन वैल्यू। ठीक है, तो इसमें फॉर ऑल मतलब ऑल वैल्यूज आ जाते बेटा, पूरे के पूरे वैल्यू सेटिस्फाइड होनी चाहिए। इसमें कोई भी एक वैल्यू अगर सेटिस्फाई करते हो तो उस स्टेटमेंट को अपन ट्रू स्टेटमेंट बोला जाता है। ठीक है, इसमें पूरे के पूरे किए तो ही ट्रू बोलते हैं, नहीं तो फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है ना, एग्जाम्पल देख लो। अगर मैंने एक स्टेट लिया बेटा 1 2 3 4 5 लिया, ठीक है ना, और यहाँ पे पहला क्वेश्चन फॉर ऑल एक्सिस बिलोंग्स टू x प्लस 4 इज इक्वल क्या आना चाहिए बेटा 9। मतलब अगर समझ लो x की वैल्यू यहाँ पे पूरे वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। अगर 9 आता तो उस स्टेटमेंट को ट्रू बोलते हैं, तो फॉल्स। ठीक है, तो उसमें से आता क्या बेटा, पहला वाला देख लो 1 प्लस 4 इज इक्वल कितना बेटा 5 इज इक्वल टू 9, राइट। तो इसलिए क्या हो रहा है बेटा, ये फॉल्स हो रहा। क्यों फॉल्स हो रहा, इसका कंडीशन ये थी कि ऑल द वैल्यू कैन सेटिस्फाइड, पूरे के पूरे वैल्यू अगर सेटिस्फाई होते हैं तो उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, ट्रू स्टेटमेंट बोला जाता, अदरवाइज द स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। तो यहाँ पे पहली वैल्यू नहीं, उसलिए डायरेक्टली फॉल्स बोल सकते। ठीक है, एसेंशियल मतलब क्या होता, एक्सिस बिलोंग्स टू ए सच दैट x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या लिख लेना बेटा 9। ठीक है, इसमें कोई भी एक वैल्यू भी सेटिस्फाई की तो वो स्टेटमेंट क्या होता है बेटा, ट्रू होता है। ठीक है ना, देख लो ये सेकंड वाला है, इसके ऊपर ये पहला वाला। अब इसमें से देखो बेटा, कोई भी एक वैल्यू मैच करके देखते हैं अपन। 5 कर लो बेटा, 5 प्लस 4 इज इक्वल कितना 9, 9 इज इक्वल 9 क्या आता है बेटा, यस दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इसमें कैसा, पूरे के पूरे सेटिस्फाई होने की गरज नहीं, कोई भी एक वैल्यू अगर सेटिस्फाई करते हैं तो दैट स्टेटमेंट विल बी ट्रू। उसी को क्या बोला जाता, क्वांटिफाइड बोला जाता। एवरीवन क्लियर, देख लो बेटा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, और यहाँ पे कैसे एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन देकर रहेगा कि बताएगा कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, पूछेगा। ठीक है, वो आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ऐसा जैसे मैंने किया है। ओके, फॉर ऑल मतलब ऑल वैल्यूज, एसेंशियल मतलब एनी वन वैल्यू। ये थोड़ा सा देख लेना, कंफ्यूज नहीं होना, और एकदम इजी है, कुछ कंफ्यूज होने की गरज नहीं जाती। ओके, चले आगे बेटा। नेक्स्ट दूसरा टॉपिक है बेटा इसमें ड्यूअलिटी। छोटे छोटे टॉपिक से बेटा, ज्यादा कुछ बड़े है ही नहीं। ड्यूअलिटी, ड्यूअलिटी मतलब एकदम सिंपल से सिंपल चेंज होता है बेटा बीच में। ड्यूअलिटी का मतलब होता है और का एंड होता है, एंड का और होता है, ट्रू का फॉल्स होता है, फॉल्स का ट्रू होता है, टोटोलॉजी का कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन का टोटोलॉजी। ओके, इक्विवेलेंस यूज करना बेटा, इक्वल नहीं यूज करना, इतना ही सिंपल। आपको कुछ नहीं करना बेटा, बीच के सिंबल चेंज करने, पी आर क्यू एंड नेगेशन आर। ठीक है, तो पी आर क्यू मतलब कितना, पी एंड क्यू लिख लेता, एंड का और आता है नेगेशन आर। ठीक है, और दूसरी बात अगर समझ लो, पी एंड ट्रू दिया एंड स्मॉल टी दिया, स्मॉल टी का मतलब टोटोलॉजी। चेंजेस क्या आएंगे बेटा इसमें, पी आर ट्रू का फॉल्स हो जाता, एंड का और होता, टोटोलॉजी का कॉन्ट्रडिक्शन होता। समझ में ना, इतना ही बेटा, ड्यूअलिटी का मतलब इतना ही होता है, इसमें ज्यादा सोचने की बात कुछ है नहीं, एकदम सिंपल वे। और का एंड का और, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, टोटोलॉजी का कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन का टोटोलॉजी। दिस इज कॉल्ड ड्यूअलिटी। इसको ड्यूअल्स लॉ बोल के भी बोला जाता है। जब ड्यूअल्स लॉ अप्लाई होता है तो देखो मैंने दो एग्जांपल बताए, इतना ही, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो आपको बस ऑप्शन में दिया जाएगा कि भाई इसमें कौन सी, मतलब ड्यूअलिटी में लिखेगा कि ड्यूअलिटी अप्लाई करो, नीचे ऑप्शन देगा और की जगह एंड की जगह और लिखना, इतना ही सिंपल चेंज होंगे। ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, टोटोलॉजी का कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन का टोटोलॉजी, इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा लिखने की कोई गरज नहीं। ठीक है, चलो क्लियर बेटा एवरीथिंग। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव। ये बोर्ड के बच्चों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी आता बेटा, कन्वर्स में देखे रहता तो इनवर्स में लिखो बोलता है, इनवर्स में देखे रहता तो कन्वर्स में लिखो बोलता है। ठीक है बेटा, कन्वर्शन क्या होता है, जैसे समझो मेरे पास क्वेश्चन है बेटा, पी एक स्टेटमेंट है, दूसरा क्यू स्टेटमेंट है, बीच में कौन है बेटा, इंप्लाइज। तो इसका कन्वर्शन क्या लिखता है बेटा, क्यू इंप्लाइज पी। ठीक है, और इनवर्स मतलब क्या था बेटा, नेगेशन पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू।
और कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब इसका उल्टा, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। ठीक है, अब यहां पे देखो बेटा इसका एग्जांपल, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूस, ये सिंबॉलिक फॉर्म में बेटा, मैं वर्डिंग में एक एग्जांपल बता रहा हूं, अ फंक्शन इज कंटिन्यूस देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल बोल रहा बेटा। दो स्टेटमेंट बने बेटा अलग अलग। देखो पहला स्टेटमेंट क्या बनेगा बेटा, पी स्टेटमेंट, अ फंक्शन, इफ अ फंक्शन function is continuous, is गायब है यहाँ पे, क्यू स्टेटमेंट क्या लिखेंगे बेटा, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। क्लियर बेटा, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब ये वर्डिंग फॉर्म में लिख लिया बेटा, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखना है देख लो। अब सिंबॉलिक फॉर्म क्या है बेटा, Q इंप्लाइज P, ये P है ये Q है, तो अगर कन्वर्शन क्या लिखेंगे बेटा, Q इंप्लाइज P इंप्लाइज Q को कितना लिखना है, Q इंप्लाइज P। Q इंप्लाइज P मतलब क्या आता, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस। राइट बेटा, इनवर्स मतलब क्या था बेटा, इसका इनवर्स क्या बोलेंगे, अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, नेगेशन जब लगेगा तो क्या होता बेटा, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस देन अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, अ फंक्शन इज नॉट क्या लिख लेते बेटा, डिफरेंशिएबल। बस इतना ही लिखना है आपको। कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब पहले नेगेशन Q लिखना, बाद में नेगेशन P लिखना। नेगेशन P मतलब क्या, अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल देन द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, इसी को बोला जाता है बेटा कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ओके, ये वर्डिंग फॉर्म में पूछा जाता है कभी कभी, तो एक्चुअली क्या होता है, कन्वर्स में अगर दिया तो इनवर्स में लिखना पड़ता है, इनवर्स में दिया तो कन्वर्स में लिखना पड़ता है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब क्या लिखना है, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल then the function is not continuous, बस जो इनवर्स लिखा उसको उल्टा लिख दिया तो हो जाता है। दिस इज कॉल्ड कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये एक्चुअली बोर्ड वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क के लिए पूछा जाता है सेक्शन सी में। और अगर आपको सीईटी में पूछेगा तो बस क्वेश्चन कन्वर्शन में देखे रहता, इसको इनवर्स में लिखो बोलता, कभी कभी कॉन्ट्रा पॉजिटिव में देखे रहता, इनवर्स में लिखो बोलता, इतना ही पूछा जाता है, वो थोड़ा सा देख लेना। ओके, बाकी कुछ नहीं, आपको सिंबॉलिक फॉर्म याद हो गए तो बाकी फटाफट लिख सकते हैं। एक्चुअली वर्डिंग फॉर्म में आता है, बट आपको क्या याद रखना है, सिंबॉलिक फॉर्म याद रखना। सिंबॉलिक फॉर्म याद रखे तो आपका आंसर एकदम परफेक्ट निकल जाता। ठीक है, चलिए बेटा देख लो 2 मिनट के लिए। चलो नेक्स्ट टॉपिक चलते बेटा, मैथमेटिकल लॉस। लॉस है बेटा ये मैथमेटिकल लॉस, जैसे कि आप समझ सकते हो पी आर क्यू को अपन क्या लिख लेते बेटा, क्यू आर पी बोल के लिख लेते। ठीक है, नेक्स्ट पी एंड क्यू को क्या लिख लेते बेटा, क्यू एंड पी बोल के लिख सकते। लॉजिकल इक्वल में क्या लिख सकते हैं, ओके ना। अगर समझो यहाँ पे पूरे के पूरे सेम सिंबल है और ही है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, पी आर क्यू और आर ऐसे लिख सकते हैं। अगर समझो एंड में अगर दिए पी एंड क्यू एंड आर, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, पी एंड क्यू एंड आर लिख लेता। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल के समझ सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब एक और में रहता, एक एंड में रहता। पी आर क्यू लिख लेते बेटा, बीच में कौन है, एंड पी आर आर बोल के लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर समझो इधर एंड है, बीच में और है, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, पी एंड क्यू, उसके बाद आर, पी एंड आर। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक याद रखना है कि आपको इसका क्वेश्चन मोस्टली मुझे लगता है ट्रूथ टेबल से कर सकते हैं। अगर आपको टाइम पे ये लॉस याद नहीं आ रहे तो आप ट्रूथ टेबल से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात 6th होगा बेटा, 7th वाला क्या आएगा, 7th में क्या होगा बेटा, बाहर से अगर आप नेगेशन लिखते हो बीच में और रहता तो आंसर क्या लगता है बेटा, डी मॉर्गन्स लॉ बोल सकते हैं इसको, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। ठीक है, अगर बाहर से नेगेशन है पी एंड क्यू बोलते इसका कितना आता है,
नेगेशन पी आर नेगेशन क्यू। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट लॉ लिखने जा रहा हूं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ से अभी जो यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, 9th वाला लॉ जो है P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q को इम्प्लीकेशन लॉ बोला जाता, तो इसका इक्वल क्या आ सकता है बेटा, नेगेशन पी आर क्यू बोल के लिखते हैं। ठीक है, अगर समझो इसको बाहर से अगर मैंने नेगेशन लगा दिया तो क्या लिख सकता बेटा इसका लॉ, अपन देख लेना, P एंड नेगेशन Q, P एंड नेगेशन Q। ओके, अब 10th वाला देखो बेटा, P बाय इंप्लीकेशन Q का लॉ क्या लग सकता है, P बाय इंप्लीकेशन Q, P बाय इंप्लीकेशन Q मतलब क्या था, P implies Q एंड Q implies क्या लिख लेता, P। अगर मैंने इसको implies की जगह एंड और में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, नेगेशन P R Q एंड नेगेशन Q R P। ओके, अगर समझो इस लॉ को बाहर से अगर होल नेगेशन लगाते हो तो इसका लॉ क्या लग सकता, देख क्या लगेगा बेटा इसका लॉ, देख लेना, P एंड क्या लिख लेता बेटा, नेगेशन Q, एंड का क्या होता बेटा नेगेशन में और Q एंड क्या आता बेटा, नेगेशन P। ओके, खत्म। ये लॉ से बेटा सबसे इंपॉर्टेंट वाले ये है चारों, अच्छे से देख लेना चार, और बाकी डिस्ट्रीब्यूटिव वगैरह आता है, ये तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, दूसरी बात ये है बेटा, कभी कभी याद रखना 11th वाला, नेगेशन P एंड P अगर रहता तो भी स्टेटमेंट क्या आता बेटा, फॉल्स ही आता है। ठीक है, अगर समझो नेगेशन P R P रहा तो स्टेटमेंट विल बी ट्रू, और नेगेशन Q एंड Q भी रहा तो इसका स्टेटमेंट क्या आता, फॉल्स। नेगेशन Q R Q रहा तो इसका स्टेटमेंट आता ट्रू। ये याद रख लेना, कभी आपको सॉल्विंग के टाइम पे काम आता है ये लॉ। ओके, ये लॉस आपको याद है तो ठीक है, बट मुझे लगता है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉस ये चार है बेटा। ओके, बाकी ये उतने कुछ नहीं है, बस आपको बोर्ड में इसको प्रूफ करके बताना पड़ता है। सीईटी में मोस्टली आप ट्रूथ टेबल से सॉल्व करते हैं, अगर आपको लॉस याद आते तो करो, नहीं आते तो आप सीधा LHS इक्वल टू RHS में ऑप्शन मैच करके ट्रूथ टेबल से सॉल्व कर सकते हो, इसी से करना, ऐसा कोई रूल नहीं, बस आपको नेगेशन रूल आता है तब आपको ये थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा, बाकी जगह कोई इशू नहीं, बाकी जगह आप सीधा क्या कर सकते बेटा, ट्रूथ टेबल का यूज करके सॉल्व कर सकते, कोई ज्यादा परेशान होने की गरज नहीं, वहां पे आराम से निकल जाता। ठीक है ना, एवरीवन देख लो बेटा, एकदम अच्छे से देख लेना, आपको लॉस याद रखे तो ठीक है, नहीं हुए तो बस नेगेशन के क्वेश्चन के लिए करना पड़ता है इसको, वो भी मैंने बताया इंपॉर्टेंट वाले, यही ज्यादा करो। ओके, और दूसरी बात ये आती, अगर इससे नहीं निकला तो आपको ट्रूथ टेबल से आंसर परफेक्ट निकलता, ट्रूथ टेबल अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, चलो क्लियर बेटा, चलते आगे। अब आता है बेटा लास्ट टॉपिक चैप्टर का, वो है बेटा लास्ट टॉपिक जो है सर्क्यूट्स, आपने पढ़े होंगे ऑलरेडी। दो तरीके के सर्क्यूट्स है बेटा, एक है सीरीज है और एक है बेटा पैरेलल। ठीक है, और आपको पता है बेटा सीरीज में साइड साइड में आता है इसलिए एंड लिख लेता हूं, पैरेलल को बोले तो और ऊपर नीचे आता है। ठीक है, देख लेना सिंपल। तो देखो बेटा सबसे पहले सर्क्यूट देख लेना, S1 S2, जब भी दोनों साइड आते हैं तो उसको सीरीज बोला जाता। ये बैटरी है और इसको अपन लैंप लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है बेटा, S1 का मतलब क्या होता है देख लेना इधर, S1 मतलब P है, S2 मतलब Q है, और S3 मतलब क्या है बेटा, R। ठीक है, S1 डैश का मतलब नेगेशन P, S2 डैश का मतलब नेगेशन Q, S3 डैश का मतलब नेगेशन R, याद रखिए। ठीक है, अब देखो बेटा इसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते, कौन से फॉर्म में बेटा, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में जब लिखते हो तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा बेटा, S1 एंड साइड साइड में तो एंड का यूज करो, S2। ठीक है, अगर आपने इसको प्रॉपर वे में लिखे तो S1 मतलब P है, S2 मतलब Q है, बीच में कौन है बेटा, सिंबल एंड। ठीक है, अब इसका स्विचिंग टेबल क्या आता है बेटा, क्या बोलेंगे उसको, स्विचिंग टेबल बोल सकते हैं। कौन सा टेबल बेटा, स्विचिंग टेबल, P Q, P क्या लिख लेता बेटा, एंड Q, जो आपने पहले टेबल किया वैसी है, ट्रूथ टेबल जैसा ही, बस इसमें थोड़ा सा क्या लिखना पड़ता, T मतलब 1 लिखना पड़ेगा, F मतलब 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसी को स्विचिंग टेबल बोलते हैं, 1 1 1 0 0 1 0 0। ठीक है ना, एंड में क्या होता है बेटा देख लेना, एंड का मतलब आपको पता है पूरे के पूरे फॉल्स होते हैं, मतलब बाकी एक ही 1 होता है, जब दोनों साइड 1 1 रहा तो 1, बाकी हर जगह स्टेटमेंट विल बी फॉल्स, फॉल्स का मतलब 0। ओके, डायरेक्ट याद रखना है, इसको स्विचिंग टेबल बोला जाता है। ठीक है ना, अब दूसरी बात देखो बेटा, सीरीज के बाद आता है दूसरा कौन है, पैरेलल। पैरेलल मतलब क्या होगा, S1, ठीक है, और उसके बाद नीचे जाता बेटा ये S2, बैटरी क्लोज,
ये लैंप है बैटरी बनाने के बाद, ठीक। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिख लेते हैं बेटा, S1 और S2, और मतलब PR क्या लिख लेते हैं बेटा, Q, ठीक है। इसको अपन क्या बोल लेते हैं बेटा, सिंबॉलिक फॉर्म बोला जाता है। ओके, स्विचिंग टेबल यहाँ पे बना लेंगे बेटा अपन, स्विचिंग टेबल, स्विचिंग टेबल। ओके, देख लो बेटा, PQ, PR क्या लिख लेते हैं बेटा, Q। ओके, तो इसमें भी सेम बेटा, T बोले तो 1 1 1 0 0 1 और 0 0, ठीक है ना बेटा, देख लेना। तो आपको पता है बेटा 1 1 1 ही आता है, और में 1 1 आने तो 1 0 1 भी 1 ही होता है, बस 0 0 रहा तो ही 0 आता, बाकी हर जगह स्टेटमेंट विल बी 1 1 बनाता है। ओके, एकदम सिंपल बेटा, ध्यान से देख लेना, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। आपको जो सीईटी में कॉन्सेप्ट आने वाला इतना ही कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको इतना ही पढ़ना है, बोर्ड के लिए भी इतना ही पढ़ना है, सीईटी के लिए भी इतना ही पढ़ो, और इसके क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, वही क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, एकदम इजी वे से निकल जाए आंसर, ठीक है। तो ये अपने पास जो कॉन्सेप्ट है इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं, ठीक है। एकदम आराम से कर सकते हैं, आपको कोई इतने ज्यादा परेशान होने की गरज नहीं, ठीक है ना। अब इसको अगर लगे तो आप एकदम वैसे देख लेना कि सर्किट्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पे आपको स्विचिंग टेबल बनाना पड़ता है। स्विचिंग टेबल मतलब इसका आंसर निकालना पड़ता है कई बार, ओके, और कई बार डायरेक्टली। ज्यादा से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्टिजेंसी, वही ज्यादा पूछा जाता है, ओके। सबसे मेन बात वही बहुत ज्यादा पूछा जाता है, नहीं तो फिर कभी कभी क्वांटिफाइड आता है, कभी कभी कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव, ये बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं, थोड़ा सा देख लेना, ओके। दूसरी बात आती है बेटा, ये कॉन्सेप्ट मतलब इतना खत्म हो चुका है चैप्टर, बस आप कॉन्सेप्ट होने के बाद आपको क्या करना है, इसके कुछ 10-15 क्वेश्चंस करने, मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन पे डीपीपी डाली है, अब वो डीपीपी डाउनलोड कर लो और उसकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस नहीं आते तो कमेंट करके बताना कि कोई आंसर्स नहीं आ रहे तो मुझे बता देना, आई विल क्लियर द डाउट्स, ओके। तो मेन पॉइंट क्या है बेटा, जो डीपीपी दी वो परफेक्टली सॉल्व कर लो, सीईटी बेस पे डीपीटी है, जो भी हाई लेवल पे नहीं डीपीपी, एकदम लो लेवल पे है, जहां पे आपको सीईटी बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही लेवल पे, ठीक है। सीईटी और जेडब्ल्यू को कंपेयर मत करो, जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस एकदम हाई लेवल में रहते हैं, सीईटी के क्वेश्चन वो लेवल तक नहीं रहते, मीडियम लेवल में रहते हैं, ओके। तो आपको सबसे पहले मैंने बताया ना, आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया होगा, तो आपको पहले करना क्या है, आपके महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक के पीछे के मिसलेनियस के जो एमसीक्यू है वो कंपलसरी सॉल्व करना है। वो सॉल्व करने के बाद आपको लगा तो मेरी डीपीपी डाउनलोड करो और वो डीपीपी सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। मोस्ट मैंने डीपीपी में 20 क्वेश्चन डाले एमसीक्यू के, और वो भी एकदम सीईटी लेवल के क्वेश्चन से, एकदम हाई लेवल के नहीं, आपको मतलब प्रॉपर्ली इजी वे से कर सकती है, अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आता तो, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से आता तो कोई इशू नहीं, ठीक है ना। तो आपको करना क्या बेटा, इसके बाद दूसरे वीडियो में आपके इसके क्वेश्चंस करने हैं जो मैथमेटिकल लॉजिक है। तो आपको 2 वीडियोस में अपना दो क्लास में कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, एकदम छोटा सा चैप्टर है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा बड़ा ही नहीं है, उसलिए आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लो, उसके बाद इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, और उसके बाद होने के बाद नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाते हैं, ठीक है ना। एवरीवन क्लियर कि ये कॉन्सेप्ट है बेटा, इतना ही, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट है ही नहीं सीईटी में मैथमेटिकल लॉजिक का, इतना ही आपको पढ़ना है। इतना भी पढ़ोगे तो जेडब्ल्यू मेंस के लेवल का क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए भी ज्यादा पढ़ने की गरज नहीं, यही कॉन्सेप्ट आपको जेडब्ल्यू में दिखेगा, बस थोड़ा सा नाम चेंज करके रहेगा, बाकी कुछ नहीं। अब लगे तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ लो, इसके क्वेश्चंस करो और जेडब्ल्यू का क्वेश्चन ट्राई करो, 100% आप ट्राई करके देखो, 100% सॉल्व करो, ठीक है ना। आपको लगता है कि जेडब्ल्यू के लिए बहुत हाई लेवल, भाई कुछ नहीं रहता, सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक लेवल स्टार्ट करना है, उसके बाद ही जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस करने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज ये हो रहा है कि बच्चों को एकदम हाई लेवल पढ़ाई कर रहे हैं, लो लेवल जम रहा नहीं, फिर उसके बाद 1 ईयर तक बैठ रहे वहां पे, फिर उसके बाद चेंज हो रहे कि नहीं मुझे जेडब्ल्यू नहीं जम रहा, मैं सीटी करता हूं। भाई पहले डिसाइड करो, पहले प्रॉपर वे से जाओ, प्रॉपर वे मतलब बेसिक लेवल करो, पहले बोर्ड लेवल करो, उसके बाद सीटी करो, उसके बाद एनसीईआरटी करो, उसके बाद जेडब्ल्यू पकड़ो। डायरेक्ट जेडब्ल्यू करोगे तो पॉसिबल नहीं होगा, पॉसिबल होगा मतलब तकलीफ हो जाएगी कि क्वेश्चन सॉल्व करने में तकलीफ होगी, जैसे कि आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, एक ही बार हाई स्टेप पकड़ना नहीं, ऐसा पकड़ने से आपका ही लॉस होता है यदि आपको कुछ भी प्रॉपर वे से नहीं आता। इसलिए मुझे लगता है कि पहले बेसिक बोर्ड लेवल अच्छा करो, उसके बाद सीईटी लेवल अच्छे से करो, उसके बाद जेडब्ल्यू के हिसाब से जाने के लिए पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लो, फिर आगे जाके आप जेडब्ल्यू लेवल के क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि आपको पूरे बेसिक लेवल के क्वेश्चन क्लियर होते हैं, उसके बाद ही आप जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अपने को क्या करना है, इसके ऊपर क्वेश्चंस करने कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है। चलो, थैंक यू।